हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.4 जो कि आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है को करा रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चन आप करा चुके हैं और आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी एक्सरसाइज समाप्त इट मीन्स दैट चैप्टर समाप्त, ये चैप्टर आज समाप्त आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमने आपको लास्ट वीडियो ऐसे के अंदर जो क्वेश्चन कराए थे वो कहाँ तक करा दिए थे बच्चों? हमने आपको करा दिए थे 7 तक आपके बच्चों कंप्लीट हो गए थे। 8 क्वेश्चन आपका चलने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा है बच्चों कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। ये गिवन है बच्चों, ठीक है, दिया है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है। ठीक है, तो क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों विलोम सत्य है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक करा चुके हैं आपको, आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में था वो। ठीक है, वहाँ जो है ए डॉट बी आई थिंक था, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो क्या इसका विलोम सत्य होगा? ठीक है, वेक्टर ए बराबर 0 एंड वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, तो क्या इसका विलोम सत्य होगा कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 होंगे? ये था विलोम। ऐसे यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे सदिश गुणा में है, वहाँ अदिश गुणा में था, क्वेश्चन सेम है। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर हो और वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, इट मीन्स दोनों ये 0 हों। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी 0 होता है, ये बात सत्य है। तो क्या इसका विलोम सत्य होगा? विलोम मीन्स कि ये 0 और ये 0 तो ये 0, और विलोम मीन्स अगर ये 0 हो तो क्या ये 0 होंगे? विलोम उल्टा, भाई ये 0 और ये 0 तो ये 0 है, लेकिन उल्टा करें तो अगर ये 0 हुआ तो क्या ये भी 0 होंगे? ये वाली बात हमें बतानी है क्या सत्य है, और एक एग्जाम्पल दे देंगे अपनी तरफ से कोई भी, और उसको बता देंगे कि यस है या नहीं। तो इसका आंसर बच्चों होगा नहीं। अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, तो जरूरी नहीं है वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 होगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों में से कोई भी 0 भी नहीं हो सकता। अगर ये भी 0 भी नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे विलोम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए या वेक्टर बी बराबर 0 यह सत्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, उदाहरण जैसे मान लीजिए आप बच्चों ऐसा उदाहरण लो, ए और बी की जगह पर उनका क्रॉस निकाले तो वो 0 आए, लेकिन ए और बी 0 ना हो, बस ये तो हमें दिखाना है। तो आप लीजिए वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर मान, ये सब हमने माना। ठीक है, वेक्टर बी बराबर मान लीजिए 2i कैप 2j कैप 2k कैप, या 3i कैप 3j कैप 3k कैप भी मान सकते हैं माइनस का। अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी 0 तो नहीं है ना, लेकिन हम इसका जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो जरूरी नहीं है कि ए और बी भी 0 हों। ठीक है, उल्टा विलोम सत्य हो जाएगा। ठीक है, विलोम ए क्रॉस बी बराबर 0 तो ये 0 है, सत्य है नहीं बच्चों, ये सत्य नहीं आएगा, यह सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए
अब देखिए ना क्रॉस निकालिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है भैया, आई के गुणांक वेक्टर ए के 1 1 -1। इसी प्रकार वेक्टर बी के आई जे के गुणांक भी लिख दो बच्चों, तो ये होगा 2 और ये 2 और ये -2। ठीक है, अब इसका हम करेंगे प्रसार। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आई कैप फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, तो इसका इसमें इसका इसमें 1 का -2 में करेंगे -2, 2 का -1 में करेंगे तो -2, लेकिन नेगेटिव सिंबल आता है बीच में एक, तो -+2 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का करेंगे -2 में -2, फिर -2 का -1 में -2, बट माइनस की एक और पहले से तो +2 प्लस जे कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें, 1 का 2 में 2 और -2 का 1 में 2 हो गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये माइनस ये भी 0 और वो +0। फाइनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया 0। तो ये प्रूफ हो गया कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी 0 हों, और नहीं भी हैं। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी तो 0 आ रहा है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई भी 0 नहीं है। तो ये वाली बात, ये कह रहा था क्या विलोम सत्य है, यस विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, विलोम सत्य नहीं है, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो एक एग्जांपल देके हमने समझा दिया। ठीक है, और वैसे भी लिख दिया लैंग्वेज में भी हमने। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों इसमें। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है, शीर्ष पता है बच्चों। तो यहाँ पर डायग्राम चलो ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लीजिए, सपोज ये आपका ट्राइंगल है ABC एंड इट्स वर्टेक्स इज 1, 1, 2। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 5। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5, 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था इस एक्सरसाइज का, तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अंडरस्टैंड। तो पहले यहाँ से वेक्टर निकालना पड़ेगा, सदिश निकालना पड़ेगा, ये जो है पॉइंट्स हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, वेक्टर ए बी निकाल लीजिए और वेक्टर बी सी निकाल लीजिए। ठीक है, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास एक तरीके से जो वेक्टर ए बी होगा वो वेक्टर ए बन जाएगा, और जो वेक्टर बी सी आएगा वो वेक्टर बी बन जाएगा, और फिर हम उसका बाई फॉर्मूला आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष लिख दो या फिर ए दे रखा है 1, 1, 2, बी दे रखा है 2, 3, 5, सी दे रखा है 1, 5, 5। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी सदिश। तो वेक्टर ए बी सदिश जो निकलेगा वो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए से निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट में आपको जब मैंने अदिश गुणा सिखाया था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इस तरीके से अगर हमारा मान लीजिए ये वेक्टर है आपका, ये दो वेक्टर्स थे, सपोज इट इज़ अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर वेक्टर्स हैं सपोज, तो यहाँ से ये इसके संगत वेक्टर ओ इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे होता था बच्चों ट्रायंगुलर लॉ, मैंने आपको बताया था वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी
इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। तो यहाँ से वेक्टर ए बी जब हम निकालते थे तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करके निकलता था। ठीक है, वेक्टर ओ बी इस ओ के सापेक्ष ए बी सदिश। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ये ट्रायंगुलर लॉ में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ से तो यहाँ पर बच्चों वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए का मीन्स ये हो जाएगा कि अगर हम इसको लें, ये x1 y1 या फिर a1 a2 a3 a1 a2 a3 और ये b1 b2 b3, तो ये होता था बच्चों नहीं a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 ऐसे करके। ठीक है, तो वैसे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को उसके इस पॉइंट से इससे और इससे इसको माइनस करते हैं, तो कुछ भी ले लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मिला के यहाँ a2 माइनस a1 आई कैप b2 माइनस b1 जे कैप और c2 माइनस c1 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बराबर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो a2 की वैल्यू 2 माइनस 1 आई कैप और 3 माइनस 1 जे कैप एंड 5 माइनस 2 के कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर कितना आएगा, आई कैप यहाँ 2 जे कैप यहाँ 3 के कैप। तो ये वेक्टर ए बी आ गया है ना। इसी प्रकार आप निकालिए वेक्टर बी सी। ठीक है, वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक है, तो वेक्टर बी सी बराबर, तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा 1 1 1 और ये a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा a2 माइनस a1, इट मीन्स कि 1 माइनस 2 आई कैप प्लस b2 माइनस b1, इट मीन्स 5 माइनस 3 जे कैप प्लस c2 माइनस c1, इट मीन्स 5 माइनस 5 आपका जे कैप के कैप। ठीक है, इस तरीके से तो वेक्टर बी सी जो निकल के आएगा माइनस के आई कैप प्लस के 2 जे कैप और ये प्लस के 0 कैप के कैप। तो बी सी आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोई भी दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस वैल्यू का हाफ ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है। ठीक है, इन वेक्टर, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ये तो फॉर्मूला होता है। इट मीन्स कि हमें ए बी क्रॉस बी सी निकालना पड़ेगा अभी। तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए बी क्रॉस बी सी बाई डिटर्मिनेट मेथड फाइंड आउट करेंगे और उसका मॉडुलस वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ए बी क्रॉस बी सी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेट मेथड से निकालने वाले हैं। तो वेक्टर ए बी मतलब आई जे के गुणांक, तो यहाँ आई जे के और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर -1 2 एंड 0। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रसार कर दीजिए इसका। तो आई एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें तो 0 -6 प्लस माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का इसमें 0, इसका इसमें 0 -1 का 3 में -3 और ये +3, तो और प्लस के कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें तो 1 का 2 में 2 -1 का 2 में करेंगे -2 और एक माइनस प्लस है +2। तो फाइनली तो हो गया -6 आई कैप -3 जे कैप और +4 के कैप।
तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। अब इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना है, तो मॉडुलस निकाल दीजिए। तो मापांक वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में आई के गुणांक वर्ग, जे के गुणांक वर्ग, के गुणांक वर्ग। तो 6 का वर्ग 36 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया। तो मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका 16 और 9 25 और 36, यानी 25 प्लस 36 बोले तो 5 और 6 11, 3 2 5 6, रूट 61। ठीक है, रूट 61 के आप फैक्टर करेंगे तो कटे तो काट लीजिए, पता कटेगा नहीं। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 61। अब अंडर रूट 61 की वैल्यू हम कहाँ लगाने वाले हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 और मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी की वैल्यू अंडर रूट 61। तो ये आएगा अंडर रूट 61/2 वर्ग इकाई। ठीक है, आपका आंसर इस तरीके से। तो पहले जो भी हमें कंपोनेंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, वहाँ से आप वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। वेक्टर ए बी या वेक्टर बी सी फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, या डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इससे भी निकल आएगा। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी आ गए। फिर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है इन वेक्टर, तो 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। इट मीन्स कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो ये वेक्टर ए बी इस समय वेक्टर ए का काम कर रहा है और वेक्टर बी सी इस समय वेक्टर बी का काम कर रहा है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया और डिवाइड बाई मॉडुलस वैल्यू निकाल के इसको डिवाइड कर दिया 2 से, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और फॉर्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और फॉर्मूला नहीं पता, आधी चीज़ें है तो फॉर्मूले से मालूम पड़ जाएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल है वो। अब इसके बाद आएगा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9 में कहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या 9 तो हो गया, सॉरी 10। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हैं। ओके, पैरेललोग्राम। कुछ इस तरीके से, सपोज ए बी सी डी, इसकी संलग्न भुजाएं, इट मीन्स की संलग्न भुजाएं मान लीजिए वेक्टर ए, ये ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए और एक ये ले लीजिए। तो ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये संलग्न भुजा मान ली हमने वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है आई माइनस जे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ये है जो, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10। तो दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ठीक है, ये वेक्टर इसको आप ऐसे दे सकते हैं नाम। ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी पैरेललोग्राम की ये 2 एडजेसेंट साइड संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हैं। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हों इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो उसका जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। लिख देंगे हम यहाँ समांतर
चतुर्भुज फॉर्मूला पता हो जी बच्चों का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बस यही होता है आंसर। ठीक है, इसमें 1.2 नहीं आता, अगर 1.2 लगा दो तो वो ट्रायंगल का बन जाएगा फिर। तो पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं, अभी जैसे निकाला था, आई कैप जे कैप के कैप, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट, यानी कि 1 -1 3 और यहाँ 2 -7 और 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें इसका इसमें, तो -1 का 1 में ये, -7 का 3 में 21 माइनस के और एक माइनस प्लस के +21, फिर -j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें 1 -2 का 3 में 6 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का -7 में -7 -2 का -1 में -2 और एक +2। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये हो गया आपका कितना 20 आई कैप, ये -k5 और एक माइनस ये रहा तो +k5 जे कैप, 7 से 2 जाएगा तो -2 के कैप। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालो, मापांक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडरवुड में आई का गुणांक 20 का स्क्वायर, जे का गुणांक 5 का स्क्वायर, के का गुणांक +-2 का स्क्वायर। इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडरवुड में 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, 5 का 25 और -2 का 4। तो इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 429 यानी 429। अब इसको अगर हम काटें तो कट जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 429। तो 2 से कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं भाई, 3 तिया 9, यस। तो अब इसको 3 से तो कटेगा नहीं, 3 चौक 12, 23 बचे, नहीं कटेंगे। 7 से, 7 दूनी 14 नहीं, 11 से, 11 एकम 11, यस 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे, 3 बचे, 11 तिया 33 और फिर ये 13 एकम 13। फैक्टर तो बच्चों कुल मिलाकर रूट से बाहर कुछ नहीं आएगा, रूट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि किसी का पेयर बन ही नहीं रहा है, अनपेयर वाला का नंबर है ये बच्चों। तो बस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसकी वैल्यू आ रही है अंडरवुड 429 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, बस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इलेवन में है बच्चों, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं, यानी गिवन है बच्चों 11 क्वेश्चन। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडरवुड 2/3। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। ओके, मात्रक सदिश है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, यानी अगर वेक्टर ए का मापांक 3 हो, वेक्टर बी का मापांक √2/3 हो, तो ए और बी के मान, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होना चाहिए जिससे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश हो जाए। ये क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो यह गिवन है, वो लिख लीजिए। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है बच्चों कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस
ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3. ओके, एंड फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, एंड यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. यानी ये भी गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो एक मात्रक सदिश है बच्चों, ये इट मीन्स मात्रक सदिश का मीन्स ये हो गया कि ये एक अगर मात्रक सदिश है तो उसका जो मॉडुलस निकल के आएगा, जो मापांक निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा. क्योंकि मात्रक सदिश का जो मापांक होता है वो उसकी लंबाई 1 होती है, एकांक लंबाई का होता है, वो यूनिट फैक्टर होता है, तो ये 1 अपने आप हो जाएगा. देखिए ये हिंदी में लैंग्वेज दे रखी है तो आपको हिंदी की लैंग्वेज को पढ़ के समझना एक्चुअली है क्या. ठीक है, कि उसमें ये कहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है. इट मीन्स जो ए क्रॉस बी करेंगे और उससे जो वेक्टर निकल के आएगा वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा. ठीक है, और उसकी जब लंबाई निकालेंगे, मापांक निकालेंगे तो वो 1 आएगा, उसी को बोलते हैं मात्रक सदिश. ठीक है, इसीलिए इसका ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 आएगी. और हमसे बीच का कोण पूछा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तो बीच का कोण यहाँ लिख दीजिएगा, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण बराबर थीटा. क्या? थीटा है. अब देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. डेफिनेशन क्या कराई थी मैंने, जब दो सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन मैंने किस तरीके से परिभाषित की थी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप. और जो एन कैप क्या है बच्चों, यहाँ पे ए और बी पर लंब इकाई सदिश है. इकाई मीन्स यूनिट वेक्टर, इट मीन्स इसकी जगह मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एन कैप की तो वो 1 आएगी. ठीक है, तो अगर इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इसकी मॉडुलस वैल्यू तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो ये तो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, और ये साइन थीटा का मॉडुलस और ये एन कैप का मॉडुलस निकालेंगे तो वो 1 आएगा बच्चों. इसलिए इसको लिखो या मत लिखो. तो फाइनली यहाँ से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड आउट हमको करना है. तो देखिए बच्चों, हम साइन थीटा से थीटा की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी पता हो और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस हमको पता हो. तो ये पता है हमें, ये पता है हमें. ठीक है, और क्या पता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी भी पता है. यानी सारी वैल्यूज पता है, बस ये नहीं पता है. तो आराम से देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए. इट मीन्स कि साइन थीटा का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा, मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस मॉडुलस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए इंटू मॉडुलस वेक्टर बी. ये फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट हो गया. अब इसको आप अप्लाई कीजिए. तो मॉडुलस साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक क्या है बच्चों, 1 अपॉन वेक्टर ए का मापांक 3 इंटू वेक्टर बी का मापांक √3/2, 3 √2/3, नॉट √3/2, √2/3. तो 3 से 3 हो गया कैंसिल. इट मीन्स मॉडुलस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की. तो यहाँ से इसका मॉडुलस साइन थीटा ही आएगा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री. तो कंपेयर ऑफ एंगल रेशियो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45. इट मीन्स दैट π/4 आंसर. ठीक है, तो क्या आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का कोण है वो कितने का आ गया, 45 डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है और आपको हर चीज़ की बारीकी पता है तो फिर बच्चों समस्या नहीं आती है. समस्या हमें तब आती है जब हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और बारीकियों पर गौर नहीं देते हैं, तो वो एक रट्टा मार होता है. और अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आ भी जाता है तो हम उसको फिर नहीं कर पाते हैं. उसका रीज़न यही होता है
कि या तो हम लोगों ने अच्छे से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं किया और बारीकी से नहीं पढ़ा, डीपली उसकी नॉलेज हमने नहीं ली। तो डीपली नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हैं हर एक्सरसाइज का उससे पहले, ठीक है, जिससे कि आप अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर भी आ जाता है तो आप उसको भी करके आ सकें। ऑल्सो बुक तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, बुक के तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो π/4 होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, 45 डिग्री के कोण पर वो दोनों वेक्टर्स झुके होंगे। अब आएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में देखो क्या है, एक आयत के शीर्ष हमें दे रखे हैं ए बी सी डी, इनके स्थिति सदिश भी हमें दे रखे हैं, ओके। अब ये सदिश दे रखे हैं तो इनका एरिया फाइंड आउट हमें करना है। शीर्षों के स्थिति सदिश हैं और हमें साइड का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। चलो, रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, सपोज ए बी सी और डी, इनके स्थिति सदिश हैं बच्चों माइनस के आई प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। वेक्टर ये बी दे रखा है इसका, आई प्लस 1/2 जे कैप, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर सी का वेक्टर दे रखा है माइनस के आई कैप माइनस के 1/2 जे कैप प्लस के 4 के कैप, और डी का वेक्टर दे रखा है माइनस के आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस के 4 के कैप, ठीक है, ये है। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ए बी सी के शीर्षों के आयत ए बी सी डी के शीर्षों के सदिश दे रखे हैं और हमसे एरिया निकलवाया है इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी कैसे निकालेंगे, इसकी कोई दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर निकाल लीजिए आप। इट मीन्स कि आप निकालिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पे पर लिख लीजिए दिया है आयत के शीर्ष ए बी सी डी के सदिश, ये हमें बच्चों दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी डी के सदिश दे रखे हैं। अब हम निकालेंगे पहले यहाँ से ए डी, तो वेक्टर ए डी यानी भुजा ए डी का सदिश कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए, इस तरीके से। तो वेक्टर ए बी बराबर ए डी, हमने ए डी निकाला है और ए बी, तो कोई बात नहीं, ए बी है तो यहाँ पे आप जो है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए निकाल लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस वाले से इस वाले को, ठीक है। तो भैया आई से आई को माइनस करेंगे, आई से माइनस आई को माइनस करेंगे, तो आई कैप माइनस माइनस आई कैप, ठीक है, फिर प्लस 1/2 यानी जे कैप अपॉन 2 से माइनस करेंगे जे कैप अपॉन 2 को, ठीक है, एंड प्लस 4 के कैप से माइनस करेंगे 4 के कैप को। तो यहाँ से वेक्टर जो ए वी आएगा निकल के वो आएगा 2i कैप और ये 0 जे कैप और ये 0 के कैप। ऐसे ही आप निकालिए यहाँ से डी सी ए डी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। तो इट मीन्स कि माइनस के आई कैप माइनस माइनस आई कैप एंड प्लस के 1/2 जे कैप प्लस के माइनस के 1/2 जे कैप, इट मीन्स जे कैप अपॉन 2 माइनस
जे कैप अपॉन 2 एंड 4k कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर AD जो निकल के आएगा आपका, वो निकल के आएगा यहाँ से माइनस के 2i कैप, नहीं 0 हो जाएगा ये तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस 0, यहाँ पर ये हो जाएगा जे कैप आधा जे 1j, और ये आपका 0k कैप। तो फाइनली AD आ गया। अब आपको निकालना है चतुर्भुज आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो ये होता है मॉडुलस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यानी कि ABCD आयत का क्षेत्रफल, तो ये लाइक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसलिए इसका भी यही होगा, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। तो AB और AD का क्रॉस निकालना पड़ेगा अभी हमें। तो AB क्रॉस AD निकालेंगे तो I कैप J कैप K कैप, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर AB IJK, तो 2 0 0 और AD के दे रखे हैं बच्चों 0 -1 0। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन कीजिए आप। तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD इज इक्वल टू I कैप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका इसमें 0 आएगा, 0 + 0, फिर माइनस J कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0। ठीक है, एंड K कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें -2 और इसमें 0। तो फाइनली ये आएगा आपका 0i कैप एंड माइनस के 0j कैप और ये माइनस के 2k कैप। तो अब इसका मापांक निकालेंगे बच्चों। तो मापांक वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD इज इक्वल टू, कैसे, I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग, K के गुणांक का वर्ग, यानी अंडर रूट में 0 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD बराबर ये हो गया आपका अंडर रूट में 4, इट मीन्स 2 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से। तो आप किसी भी चतुर्भुज का निकालेंगे, वर्ग का निकालेंगे तो भी उसका यही फॉर्मूला होगा, आयत का निकालेंगे तब भी यही होगा, समांतर चतुर्भुज का निकालेंगे तो भी यही होगा। ठीक है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और एक्चुअली ये हमें भुजाओं के सदिश नहीं दिए थे, अगर भुजाओं के सदिश दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये आयत के शीर्षों के सदिश हैं, तो शीर्षों के सदिश से पहले भुजाओं का सदिश, इट मीन्स लंबाई और चौड़ाई के सदिश निकालने पड़ेंगे, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉडुलस 5 निकाल के आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन हो गया 11 भी कंप्लीट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चों 11 का है, 12 भी कंप्लीट हो गया बच्चों, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई, 12 था ये। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज समाप्त। अब इसके बाद हम नया चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, ये भी कुछ इससे रिलेटेड है, IJK तो वही है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस यही रहेंगे इस चैप्टर के जो हमने भी कंप्लीट किया है अगले चैप्टर में, और फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अब बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे हम आपसे नए चैप्टर के अंदर। ठीक है।